हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा संकट मोचन सीरीज चल रहा है यू स्टडी जोन पे, और इस सिलसिले में हमने अपना एपिसोड 3 लॉन्च कर दिया। इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 4 आने वाला है, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे। आपको पता है कि हम लोग अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जान लिए हैं। इस एपिसोड नंबर 4 में, यानी इस वीडियो में, हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। साथ ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग भी जानेंगे। ठीक है, क्यों होता है, किसका उपयोग, इन सारी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में इत्मीनान से पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसका एक फैक्ट है। इस फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उसमें जा कर के देखिए कि आपको मतलब 2-3 साल में हमेशा मिल जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए या फिर अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। हमेशा ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब चीज़ जानेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया है। चलिए पहले जानते हैं उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में हमने 6 प्रकार पढ़े हैं, लेकिन उत्तल में ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक को पढ़ना है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले ये जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। क्या जाना है? उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल बोल रहा हूँ मैं। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, यही हमें जानना है इस वीडियो में। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, इसलिए देखिए आराम से। पहले हम लोग अधिकांश मतलब क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तल दर्पण का चित्र कैसे होता है, अवतल दर्पण का चित्र कैसे होता है। इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग, इस कन्फ्यूजन को यहीं पे दूर कर देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन रखना सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं पालिए, शौक पालना है, पालिए कन्फ्यूजन नहीं। तो देखिए, एक ऐसा आपका क्या होता है, मान लीजिए गोल कलर का गोल कोई भी चीज़ हो गया, तो ऐसे ही आपका होता है क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, और जिस दर्पण को क्या किया जाता है, इधर से बाहरी भाग को हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं। और उसका परावर्तक सतह किधर हो, भीतर की ओर हो, अंदर की ओर हो, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह भीतर हो और बाहरी भाग क्या हो, कलई किया गया हो, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और जिस दर्पण को क्या किया जाता है, अंदर से इस साइड से पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका परावर्तक सतह कहाँ हो, इधर बाहर मुखी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आज जब भी आप दर्पण का चित्र देखिएगा कि अगर बाहर से पेंट कर दिया गया हो, ठीक है, बाहर से पेंट कर दिया गया हो, और दर्पण के इस साइड में अंदर की ओर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो बनता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। और जिसका हम लोग क्या कहें, अंदर से पेंट कर दे और प्रतिबिंब कहाँ बना हो, इधर बाहर बनता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इस गोलीय दर्पण को ही हम लोग क्या करते हैं, बीच से इस तरह से काट देते हैं। क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं, तो हमारा दोनों दर्पण बन जाता है, एक उत्तल एक अवतल। और गोलीय दर्पण को बीच से काट दीजिए और इस तरह कर दीजिए, और बाहर से इधर से हम लोगों ने पेंट कर दिया, इधर आकर किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और वही दर्पण ले लेते हैं, गोलीय दर्पण का ही वाला भाग इधर से कर दिए, और इसको पेंट कहाँ से कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया, और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, बाहर के साइड में बनता हो, उस साइड में बनता हो, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उस दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चित्र कौन सा किसका है। ठीक है, अंदर से अगर पेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, बाहर से पेंट है तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। चलिए अब आइए हम लोग अपने उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को जानते हैं। पहले इसे मिटा लिया जाए। ठीक है चलिए, यह देखिए एक आपका एक डिटेल क्लास नहीं है, यह क्या है, एक क्रैश कोर्स समझ लीजिए, रिवीजन का कोर्स है। कहीं भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके कम भी चीज़ें पढ़े रहिएगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी वीडियो क्या है कम ला रहा हूँ, लेकिन जितने भी ला रहा हूँ एकदम तगड़ा वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, यानी इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक, मैं जितना भी वीडियो भी पीछे बनाया हूँ उस सब में से चांसेस हैं, मतलब 90% चांसेस है कि क्वेश्चन उसमें से पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए जितने भी वीडियो हैं सारे इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे ही कोई भी नहीं करता हूँ, क्वेश्चन बैंक के आधार पर वीडियो में बनाता हूँ। जिससे अधिक क्वेश्चन पूछता है उसको मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है,
तो अब देखिए हम लोग उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। उसके लिए पहले हम लोग उत्तल दर्पण एक बना ले। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है आपको पता है, ऐसा होता है। इसको हम लोग अंदर से इस साइड से पेंट किया हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह किधर होता है, बाहर मुखी होता है। तब इस दर्पण का अब देखिए हम इसका मतलब प्रकाशीय ध्रुव कहाँ पर होगा, प्रकाशीय ध्रुव यहाँ पे होता है, पी हो गया। इसको अंदर मुखी लाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या होता है, फोकस होता है। और अंदर लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अभी दर्पण कैसा है, इस तरह से है, इस तरह से है, गोल होगा, तो इसका क्या वक्रता केंद्र अंतर्मुखी होगा। अब उसके तरह उधर नहीं ना होगा, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर मुखी ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको मिटा लिया जाए पहले, उसके बाद हम लोग जानते हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ पे रख दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी वस्तु को रखना पड़ेगा कि हम उसका प्रतिबिंब बना सकें। तो अब वस्तु को आप बताइए, तो हम लोग इधर रखेंगे, इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भैया इस दर्पण में तो इधर से हम लोगों ने पेंट कर दिया है। तो इस साइड हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु को इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर रखना पड़ेगा, तो इसका मुख्य अक्ष इधर मुखी भी हम लोग खींच देते हैं, इधर मुखी खींच दिए। अब इधर तो ना ही आपका फोकस बिंदु है और ना ही वक्रता केंद्र है, दोनों में से कोई नहीं है। तो अब कहाँ रखेंगे वस्तु, वस्तु को अब कहीं भी रख दिया जाए। चलिए मान लीजिए हमने वस्तु को क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आपको पहला नियम ब्रह्मास्त्र पता ही है कि कोई भी वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समानांतर उसका पहला प्रकाश का किरण लाइए। तो पहला प्रकाश का किरण यहाँ पे लाएं। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के जब समांतर होता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर के जाता है। लेकिन अभी अंतर्मुखी थोड़ी ना आएगा, फोकस से होकर के जाएगा, लेकिन कहाँ से, इधर मुखी ही क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, दर्पण से परिवर्तन के बाद उधर चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ से अगर कोई आदमी देखेगा, यहाँ से कोई क्या करेगा, आदमी देखेगा इसको, तो उसको क्या लगेगा कि हाई जो किरण जा रहा है इधर, वो कहीं इधर से आया है, इस फोकस से होकर के इधर से आया है। ठीक है, इधर से आया है, इस फोकस से होकर के वो किरण जा रहा है। लेकिन वास्तव में कहाँ से आ रहा है, इधर से। लेकिन वहाँ से देखने पर लगता है कि इधर से वो किरण जा रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा किरण आरेखिक और हम खींचेंगे यहाँ से। तो इसको हम लोग ले जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे प्रकाशीय ध्रुव पर। और आपको पता है प्रकाशीय ध्रुव पर जो किरण जितने डिग्री पर आता है उतना ही डिग्री पर परावर्तित होता है। तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यह आया यहाँ से और चला गया इधर। अब लो, हमने ऐसा तो कर दिया, लेकिन कहीं भी ये दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। काट नहीं रहे हैं इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, अपने से ही नहीं काट रहे हैं तो हम काल्पनिक रेखा से उनको कटवा देंगे। तो चलिए इनको कटवाते हैं। अब यहाँ पे जो किरण इधर जा रही है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर एक काल्पनिक इसका रेखा खींच देंगे। इधर काल्पनिक रेखा खींचे तो इसका कहाँ, ये दोनों आकर के आपस में यहाँ पे काट दी। यहाँ पे जहाँ पे काल्पनिक रेखा में काटी है, यहाँ पे यहीं पे इनका हम लोग प्रतिबिंब बना देते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए, ऐसे आपका प्रतिबिंब बन गया। चलिए, तो प्रतिबिंब हमारा बन के रेडी हो गया। इस वस्तु का क्या नाम है, इस वस्तु का नाम है ए और बी। प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, यहाँ प्रतिबिंब बन के रेडी हो गया है। अब बस हमारा काम इतना ही नहीं है, इसके आगे भी हमारा काम है। अब पूछता है कि इसकी विशेषताएं बताइए। तो चलिए यहाँ पे विशेषता भी आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। विशेषताएं इसकी क्या है भैया, तो चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे पहला नंबर इसका विशेषता आप ही बताइए कि यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में वास्तव में आकर के काट रही हैं। तो आप कहिएगा कि नहीं काट रही है। क्यों, क्योंकि एक रेखा तो इधर चला गया है, एक रेखा इधर चला गया है, दोनों कहीं काट नहीं रही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचा है, अपने से रेखा खींचा है, यानी काल्पनिक रेखा खींचा है। तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। वास्तव में अगर काट देंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे तो काल्पनिक रेखा काट रहा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो आपका बनेगा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहला विशेषता क्या हो गया उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। अब आपको पता है कि जब भी प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे तो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वस्तु का जो मुंह है वो भी ऊपर मुखी तिरका चिन्ह है, और यहाँ पे इसका भी क्या है, तिरका चिन्ह ऊपर मुखी है, यानी वस्तु कैसा है, सीधा है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु भी सीधा है और प्रतिबिंब भी उसका कैसा है, सीधा हो गया। दो का विशेषता तो आपने बता दिया। तीसरा विशेषता बताइए कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब हिट्टी बुट्टी बहुत छोटा सा बना है। ठीक है, तो विशेषता लिखिए कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। और चौथा एक और विशेषता बता दीजिए। चौथा विशेषता क्या होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे आपके प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रतिबिंब प्रकाशीय ध्रुव का P तथा फोकस का F लिख दीजिए, P तथा F के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम गया, खत्म, खलास हो गया चीज़।
तो आपने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब जान लिया। अवतल दर्पण में हमने 6 गो जाना है और उत्तल दर्पण में मात्र 1 गो। टोटल हमें 7 गो प्रतिबिंब याद रखना है। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो वस्तु और प्रतिबिंब समान आकृति का बनेगा। तो आपको मैंने अवतल दर्पण में बताया है कि किसी भी वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु और प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिएगा, उसमें सब अच्छा से बताया है। बस इसमें कुछ करना नहीं है, इसको जिस तरह मैं बताया हूँ इस तरह बना करके 5-6 वाली प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आगे जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप अपना। पहले जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भैया, जल्दी से आइए यहाँ पे हम आपको बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सैलून में होता है। ठीक है, सैलून में, जो आपका वीआईपी क्लास में सैलून वाला में जाइएगा, जो ज़्यादा पैसा केस काटने में लेता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो क्या है, उस सैलून में जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। नॉर्मल हम लोग जिसमें जाते हैं 20-30 रुपये में, जो 40-50 रुपये में काटता है, उसमें अवतल नहीं होता है। वो क्या होता है, सिंपल आपका सामान्य साधारण जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसी में वो लोग काट देता है। लेकिन जो हाईफाई सैलून होता है उसमें कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्यों होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कि उससे आपका जो भी मान लीजिए बाल काटेगा चाहे दाढ़ी बनाएगा, तो उसमें क्या छोटा छोटा आपका जो दाढ़ी है वो उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कहीं दाढ़ी छूट नहीं गया है, कहीं बाल ज़्यादा नहीं ना, कहीं कम नहीं ना काट दिया है। तो उसमें क्या वो प्रतिबिंब बड़का बनाता है, इसलिए मतलब आप अच्छे से अपने बाल को दाढ़ी को देख सकें, इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सैलून में किया जाता है। दूसरा आपका इसका पूछा जाए कि कहाँ किया जाता है, तो दूसरा एक जगह और किया जाता है। जो डॉक्टर हमारे होते हैं, कान के जो डॉक्टर हो गए, या फिर जो आँख के नहीं, मुंह के हो गए, ठीक है, मुंह यानी दांत के डॉक्टर, और उसके बाद कान के जो डॉक्टर हो गए, और मतलब वही कान आँख नाक इस सब के जो डॉक्टर होते हैं, आँख के नहीं, मतलब आपके कान के जो डॉक्टर हो जाएंगे, मुंह के डॉक्टर हो जाएंगे, इस सब के जो डॉक्टर होते हैं, गले के जो डॉक्टर होते हैं, वे क्या करते हैं, वे करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। वो अपने यहाँ पे शीशे, यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्च लगा देंगे, यहीं पे क्या करेंगे, अवतल दर्पण लगा लेंगे, और इस तरह से टॉर्च मार के रोगी के मुंह में, गला में, इस सब में वो लोग देखते हैं। उससे क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज़ें उनको दिखाई देता है। ठीक है, तो आँख कान मुंह के डॉक्टर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहाँ उपयोग होता है भैया, तो और जानिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका और उपयोग होता है आपके जो गाड़ी होती है, गाड़ी के हेडलाइट जो होता है ना, साइड मिरर नहीं बोल रहा हूँ, हेडलाइट, सामने जो दर्पण लगा होता है उसमें किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। अब हेडलाइट में क्यों उपयोग होता है उसको भी मैं बता दूं, चलिए बताइए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपके गाड़ी में कोई भी टॉर्च जो लगा होता है वो इस तरह से आपका टॉर्च लगा होता है। तो हेडलाइट में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें चाहिए कि हम दूर के वस्तुओं को पूरा साफ साफ देख पाए। तो यहाँ पे रहेगा तो देखिए, इसमें से जो प्रकाश की किरणें आएगी इसमें टकराएगी, और टकराने के बाद आपको पता है कि क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये सारा टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर होती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आप दूर के वस्तुओं को अच्छे से देख पाइएगा इसके टॉर्च के मदद से। इसीलिए गाड़ियों में क्या किया जाता है, उनके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बार बार यहाँ पे हेडलाइट बोल रहा हूँ, साइड मिरर अगर सुनोगे तो बहुत पिटाओगे। ठीक है, हेडलाइट पूछेगा तो बताना कि आपका क्या होता है, अवतल दर्पण। लेकिन वही साइड मिरर में पूछ देगा तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हेडलाइट में आपका कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, अवतल दर्पण उपयोग में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा और एक जगह होता है आपका जो सर्च लाइट होता है। क्या होता है, सर्च लाइट। सर्च लाइट जहाँ जो होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही उपयोग होता है। और सर्च लाइट का मतलब क्या होता है, आप कहीं पे स्टेज वगैरह देखेंगे, जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग आता है तो उनके ऊपर एक फोकस बना करके लाइट भेजा जाता है। तो उसमें जो दर्पण लगा होता है उसमें भी क्या होता है, आपका अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जगह और इसका उपयोग होता है, 5 नंबर भी जान लीजिए, आपका जो सोलर कुकर होता है। 1 मिनट, सोलर कुकर इस सूर्य के किरण द्वारा इसमें क्या खाना वाना बनाया जाता है। तो सोलर कुकर में भी क्या किया जाता है, आपके अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा समझ में ना आए तो, क्योंकि इसमें आप हमेशा कंफ्यूज बच्चे कहाँ करते हैं, यहीं पे गाड़ियों के हेडलाइट दे देगा, उठन के मतलब उसको याद रहेगा उत्तल दर्पण मार के आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण का उपयोग पूछे तो बताइएगा गाड़ियों के हेडलाइट में। ठीक है, सॉरी, अवतल दर्पण पूछे तो क्या बताइएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में। और वही अगर पूछ दे आपसे उत्तल दर्पण, क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण के उपयोग में आप क्या बताइएगा, गाड़ियों का जो आपका साइड मिरर होता है, क्या होता है, साइड MIRROR,
साइड मिरर में हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, उत्तल दर्पण पूछे तो बताइएगा साइड मिरर, और अवतल दर्पण पूछे तो हेडलाइट बताइएगा, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका जवाब बताइए। तो इसका भी जवाब यहाँ पे सुन लीजिए। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण इसलिए उपयोग किया जाता है कि उससे क्या होता है, पीछे की जो वस्तुएं होती है वे साफ साफ दिखाई दे। अब पीछे मान लीजिए बड़ा सा कोई गाड़ी आ रहा है, समतल दर्पण लगा देंगे तो उसका हिती बुटी आधे भाग दिखाई देगा, पूरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमने क्या जाना है कि उत्तल दर्पण जो होता है ये बड़े चीज़ को छोटा करके दिखाता है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखें ना कि इतना बड़ा वस्तु है लेकिन हिती बुटी वस्तु इसका प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कि कोई भी बड़ा सा बड़ा वस्तु हो उसको क्या करेगा, छोटा सा प्रतिबिंब बना के आपको दिखा देगा। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारा जो गाड़ी में क्या होता है, छोटा छोटा दर्पण लगा होता है साइड साइड में, वो क्या करता है, बड़ा सा बड़ा गाड़ी भी होता है उसको क्या करता है, एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना करके हमारे दर्पण में दिखा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, पीछे से गाड़ी के देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से अपना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और कुछ अधिकांश गधवा सब होता है वो क्या करता है, साइड मिरर का उपयोग अपना शक्ल देखने के रूप में करता है। मोटरसाइकिल चला रहा होगा लेकिन उसको बार बार ऐनक को घुमा करके अपना शक्ल देखेगा। उसको कोई बताए कि भाई साइड मिरर का उपयोग पीछे के चीज़ों को देखने में होता है, लेकिन वो तो अपना अलग ही मौज में है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि साइड मिरर का मतलब गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बताइएगा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे की वस्तुओं को हम लोग साफ साफ और पूरी तरह से देख पाए। पीछे की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनको हम लोग छोटा प्रतिबिंब उसमें बना करके अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं करना है तो मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। पीडीएफ नहीं, फोटो दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप में कभी कभी पूछ देता है कि आवर्धन क्या है, ठीक है। आवर्धन आपसे पूछ देता है तो उसको भी जान लीजिए। आवर्धन क्या कहलाता है, तो आवर्धन कुछ नहीं है, जो यहाँ पे आपके प्रतिबिंब बन रहा है और जो वस्तु है इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का लंबाई, ठीक है, और बटा बिंब का लंबाई, ठीक है। बिंब का लंबाई क्या कहलाता है, आपका आवर्धन कहलाता है, ठीक है। प्रतिबिंब के लंबाई और बिंब का लंबाई, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, इसका लंबाई और इस बिंब का लंबाई, दोनों का लंबाई का अनुपात निकाल दीजिए, बटा में करके लिख दीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग छोटा वाला m से सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे m लिख दिए, और क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश से सूचित करते हैं, ठीक है, और बिंब की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो आवर्धन का फार्मूला आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, m बराबर h डैश बटा h। अब आपसे कभी कभी पूछ देता है कि आवर्धन का मात्रक बताइए, तो मात्रक इसका क्या होगा भैया, यहाँ पे समझिए मात्रक में क्या होगा, देखिए ऊपर h है और नीचे भी h है, ठीक है। तो h दोनों कट जाएगा, बच क्या गया, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। तो प्रतिबिंब का ऐसा ही मात्रक आपसे चाहे मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा कि सॉरी ये आपका जो है आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, तो बताइए कि आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता है। अगर सत्यापन करने के लिए बोले तो ये फार्मूला लिख दीजिएगा, h आपस में कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब मात्रक भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह चैप्टर खत्म होता है, आज प्रकाश के प्रवर्तन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग दूसरे किसी चैप्टर का जो भी मस्ट VVI चीज़ होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जो चीज़ समझ में ना आए नीचे कमेंट कर दीजिए। और आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन का व्हाट्सअप ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, तो 7488989193 पर आपका जो भी डाउट हो इस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शेयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।